तो आज ही हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें मैं अपने एक कलीग को बुलाने वाला हूँ एज अ गेस्ट। उनने दो कंपनीज क्रैक की हुई हैं, एक कैपजेमिनाई और एक टीसीएस। जिसमें उनका टीसीएस का डिजिटल वाला पैकेज है, वो अभी कैपजेमिनाई में काम कर रही हैं। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं, उनसे हम सारी चीज़ें पूछेंगे। अपने जूनियर्स के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा चीजें पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको पता चल पाए कि कैसे क्या रोड मैप बनाना है अपने लिए। और अगर किसी को कैपजेमिनाई में जाना है तो क्या क्या फायदे मिलते हैं, कैसा क्या रहता है। और अगर किसी फोर्थ ईयर वाले ने कैपजेमिनाई ज्वाइन की है तो उसको क्या क्या रेडी रखना चाहिए, उस बारे में भी अपन सारी बातें करेंगे। तो चलिए अब से ही बात करते हैं। तो सौम्या जैन, आप अपने बारे में बताइए कुछ जो आपको बताना है, आपका मन है। So, first of all, hi Arun. I'm Soumya Jain. I belong from Lalitpur, Uttar Pradesh. I completed my graduation from LNCT and right now I'm working in Capgemini, Pune. सो आपने पहले कैपजेमिनाई क्रैक किया था, लाइक फिर टीसीएस का ऑफ कैंपस, जो ऑन कैंपस एनक्यूटी होता है उसमें अपना निंजा वाला पैकेज निकाला था, और फिर ऑफ कैंपस एनक्यूटी में आपने अपने पैकेज को अपग्रेड करा के डिजिटल वाला करा लिया। तो उस बारे में भी अपन बात करेंगे कि ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस में कैसा क्या रहता है। अभी आप किस कंपनी में प्लेस्ड हैं, मतलब किस कंपनी में वर्क कर रहे हैं? अभी Capgemini. अच्छा, तो कैप जेमिनाई के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आपने कैसे क्रैक किया, क्या पैटर्न था उसका, और इंटरव्यू कैसा था, उस बारे में आप बताएंगे थोड़ा स्टार्टिंग से। सो कैपजिमिनाई मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, लाइक कंपनीज जैसे कॉलेज में आती हैं वैसे ही। और बाकी पैटर्न का ऐसा था कि एट दैट टाइम 2024 फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन रहते थे, देन ऐसे हम्म। राइटिंग, देन गेमिफिकेशन। हाँ। बट अब तो शायद पैटर्न चेंज हो गया है जितना हाँ, मुझे अभी जूनियर से पता चला है। इस साल उनने जो ऐसे राइटिंग को हटाकर कम्युनिकेशन राउंड कर दिया है, हाँ, उसको ही ऐसे एलिमिनेशन बना दिया, और उनने उससे काफी लोगों को वो भी हुई थी, प्रॉब्लम भी हुई थी। फिर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, उसका इंटरव्यू का लाइक एक्सपीरियंस? मेरा जो पहले 3 राउंड थे वो मेरे अगस्त सितंबर में हो गए थे। देन हाँ उसके बाद हाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था नवंबर में। हाँ। एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मेरा ऐसे हुआ था कि रात में मुझे पता चलता है कि मेरा कल इंटरव्यू है। और उसके हम्म बाद में इंटरव्यू में तो बेसिक वही जावा क्वेश्चंस, ऊप्स क्वेश्चंस, एंड द वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज दे आस्क व्हाट इज ईआरपी. So at that हम्म time, I don't even know what is the ERP and what is the full form. So I simply said, sorry, I don't know. देन ही सेड मेरे पास तो काफी क्वेश्चंस थे आपके लिए ईआरपी से पूछने के लिए, और मैं काफी कुछ लेके आया था ईआरपी, बट मैंने कहा नो सर, आई डोंट नो इवन नो द नॉलेज. सो ही सेड ओके ओके, इट्स ओके, यू आर बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर क्वेश्चंस. तो मुझे इंटरव्यू में ही पता चल गया था कि मेरा कैपजेमिनी में तो सिलेक्शन हो गया है. बहुत अच्छी बात है। वैसे तो क्या होता है कि उनको परमिशन नहीं रहती, मतलब ये चीज बताने की कि किसका सिलेक्शन हाँ, होगा कि किसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने भी दिया था, मतलब कैप्जेमिनाई का इंटरव्यू तो दिया था मैंने भी, लेकिन मेरे से उसने ये सारी चीजों से ज्यादा सवाल पूछे थे। एसक्यूएल के वो बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करी थी, और साथ में मतलब मेरा सी प्लस प्लस था और उसको सी प्लस प्लस में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो वो मेरे से क्या कहते हैं ऊप्स पे ही सवाल पूछ रहा था, तो वो सब मैंने बता दिए। अब उसके बाद वो कहता है कि आपने कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है क्या? मैंने कहा सर मैं फ्रेशर्स हूँ, एज अ फ्रेशर आई हैडंट डन एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। उसके बाद वो कहता है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए। मैंने कहा सर अभी अभी से इतना मेहनत कर लेंगे तो फिर, तो वो थोड़ा ठीक ठीक गया था, तो उसमें नहीं हुआ था मेरा। लेकिन अच्छी बात है आपका हुआ था। तो अ, बाकी इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आप अगर कैप जिमिनाई के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए जैसे आपका भी कैप जिमिनाई में प्लेसमेंट हुआ, एलओआई आया, एलओआई के बाद क्या प्रोसीजर रहता है, ऑफर लेटर आने तक, जॉइनिंग लेटर आने तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, और कंपनी में जाने के एक महीने पहले महीने में फ्रेशर्स को क्या क्या करना पड़ता है, मतलब आप लाइक डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ सबमिट होते हैं, कैसा क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए।
तो इन माय जर्नी मुझे एलओआई दिसंबर 2024 में आ गया था। देन मेरी ज्वाइनिंग सबसे फर्स्ट मेरी ही थी, मतलब एलएनसीटी से हम लोगों का मतलब 50 स्टूडेंट्स का बैच था, तो हमारी ही फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। तो मेरे 9th ऑफ मई में प्रैक्टिकल्स एंड हुए एंड 29th ऑफ मई में मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो मुझे 15 डेज पहले ही मुझे मेल आया था एचआर के थ्रू कि आपकी ऑन बोर्डिंग हम करने जा रहे हैं, और आपके डॉक्यूमेंटेशंस में आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th 12th की मार्कशीट्स और सेमेस्टर की मार्कशीट्स आप मुझे सेंड कर दीजिए इन अ पीडीएफ फॉर्म। बाकी फिर 29th ऑफ मई से हमने ज्वाइनिंग की थी, तो मेरा बीजीबी क्लियरेंस पहले ही हो गया था घर से ही। उन्हें ऑनलाइन पूरा चेक करके बीजीबी अप्रूव कर दिया था। देन ठीक है। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी कैपजेमिनाई में। और उसके बाद में फिर 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है कैपजेमिनाई में। तो बेसिकली इन ट्रेनिंग में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं वो, तो आपको वो क्लियर करने ही होते हैं, लाइक L1 हम्म। M1 एंड द स्प्रिंट। तो M1 एग्जाम सबसे मेन एग्जाम रहता है, तो वो आपको 15 to 20 डेज अप्रोक्स में होगा, तो वो आपको क्लियर करना है, अदरवाइज आपको एक चांस दिया जाएगा। नहीं तो आप उसमें कीजिए, अदरवाइज वो आपको निकाल सकते हैं। उसके बाद में फिर वो एग्जाम होने के बाद फिर आपका प्रोजेक्ट रहता है, तो जिस भी डोमेन में आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टीम। देन आपको वो इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद में फिर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो जो भी आपने 2 मंथ्स में जितना भी सीखा है, लाइक एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस, और जो भी डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, तो वो आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में आपको उसको भी क्रैक करना ही है। मतलब इन शॉर्ट का आपको मिनिमम 60% तो चाहिए ही है हम्म। एग्जाम्स में। वो तो और सारी देन फिर आपकी कंपनियां अब ज्वाइनिंग कराने हो लगी। जाएगी। और मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो मतलब कैसे किस टॉपिक पे होती है, किस डोमेन में होती है? लाइक डोमेन अलग अलग होते हैं कि सबके लिए सेम ट्रेनिंग? नहीं, डोमेन सबके लिए डिफरेंट रहते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने पहले कॉलेज में क्या पढ़ा है। लाइक मेरा जावा बैकग्राउंड था, मैंने जावा और मंथ स्टैक किया था। बट अब मैं डेटा इंजीनियरिंग में वर्क कर रही हूँ, तो मेरे ट्रेनिंग में ही लैंग्वेज वगैरह सब चेंज हो गया था। मैंने पाइथन, इन्फॉर्मेटिका, ईटीएल टूल्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और मेरी ट्रेनिंग भी उसी में हुई थी। एंड द ट्रेनिंग जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगी, ट्रेनिंग में कोई वर्क फ्रॉम होम हाँ। नहीं रहता है। देन आफ्टरवर्ड्स आपका हाइब्रिड स्टार्ट हो जाता है। और उस ट्रेनिंग से ही आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है? हाँ, ट्रेनिंग में हाँ। ही आपको जितनी जो बेसिक पे है आपको वो पूरा मिलेगा। इन कैपजेमिनाई ओनली, कैपजेमिनाई हाँ। में कोई डिडक्शन नहीं रहता एट द टाइम ऑफ हाँ। ट्रेनिंग, बाकी कंपनीज में फिर भी डिडक्ट कर रहता देते है हैं। रहता है। अब टीसीएस में भी शायद ये नहीं रहता है, बाकी इन कंपनीज में तो रहता है, जैसे इन्फोसिस हो गया, डिलॉयट हो गया, ये शायद कुछ हाँ। करती हैं, कट करती हैं। क्योंकि ये आपको खाना रहना पीना वो सब उनकी तरफ से रहता है, इसलिए वो पे में डिडक्ट करते हैं। बाकी आपने अ, और कैपजेमिनाई के बारे में अगर कुछ आप स्पेशल बताना चाहें कि फ्रेशर्स के लिए कैसी कंपनी है, कितनी अच्छी है बाकी कंपनीज के लिए, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में फ्रेशर्स के लिए कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कि हमें ये वर्क मिलेंगे, इतना तो मतलब वर्क में इतना लोड नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों के बारे में आप कुछ। सो कैप्जेमिनाई फुली वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करते हैं। हम्म। कैप्जेमिनाई में आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं रहता है। आपका हाइब्रिड पॉलिसी रहेगी, तो आपको 12 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, देन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो आप वो कहाँ कहीं से भी करें, रेदर देन लिविंग इन अ दैट सिटी वेयर आर यू आर ऑन बोर्डेड, और गो टू योर होम। एंड देन उसके बाद में आपको 6 आवर्स ही करने रहते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस, उसके बाद आप घर पे कर सकते हैं। सो आई थिंक वर्क लाइफ सही बैलेंस है। इज वेरी मच गुड। एंड प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि इट्स ऑल अबाउट योर लक। आपको 1-2 मंथ्स में भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, और आप 8 to 10 मंथ्स भी बेंच पर रह सकते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग के जस्ट बाद प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप काफी टाइम तक भी मतलब बेंच पर रह सकते हैं, भले ही आपके पास कितनी भी नॉलेज एंड सर्टिफिकेशंस हो। तो जैसे आपने आपके कुछ सीनियर्स भी देखे होंगे जो शायद अभी बेंच पर ही हो, तो मतलब जो बेंच पर जैसे रहना होता है, तो आप बेंच पर बैठे हैं तो कितने टाइम तक कंपनी आपको बेंच पर बैठा कर रखती है? लाइक कंपनी निकाल भी सकती है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तो कंपनी देती होगी कि आपको इतना टाइम हम बेंच पर बैठाएंगे, ऐसा कुछ बताते हैं?
नहीं, एज सच अभी तो कैपजेमिनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतने मंथ्स में आपको प्रोजेक्ट ढूंढना है। मतलब मैंने काफी ऐसे भी देखे हैं जो 1 1 ईयर से भी बेंच हाँ। पर हैं, और काफी को 14 मंथ्स एबव भी हो चुके हैं, तो वो भी अभी तक बेंच पर है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना रहता है, बेंच पर आप बस जाते हैं, आपको 6 आवर्स की आपकी अटेंडेंस रहेगी, पंच इन पंच आउट की, बस आप वापस आते हैं। बट एट दैट मीन टाइम आई विल सजेस्ट कि आपको पढ़ना चाहिए, सही स्किल्स बात है। करनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, क्योंकि वो आपका एज हाँ। अ एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो बहुत और ज्यादा क्या। वेस्ट हो जाता है वो टाइम। वो तो क्योंकि आप अगली कंपनी में जाने वाले हो या स्विच करने वाले हो, या उस बेंचिंग के टाइम अगर स्विचिंग भी करेंगे तब भी आपको शो करना पड़ेगा कि आपने उस समय पे क्या किया, तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए तो होना चाहिए। सही भी है वो। अब जैसे टीसीएस क्या, ऐसा नहीं होगा, टीसीएस थोड़ा अलग तरह से वर्क करती है। आ, वो भी आपको बेंच पर बैठा के रखेगी, लेकिन वहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। 30 के 30 दिन वो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कराएंगे, और उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी उस बात की भी थोड़ी वो रहती है। जैसे मैं मेरे सीनियर भैया लोग से पूछता रहता हूँ, तो वो टीसीएस डिजिटल के लिए ये टीसीएस डिजिटल वाले पैकेज पर ही है, तो वो बोलते हैं कि छुट्टी मिलना थोड़ा टफ रहता है, अगर आप एचआर से थोड़ा अच्छी बना के नहीं रखे हैं तो छुट्टी मिलना बहुत टफ रहता है। बाकी वो शायद 25 डेज इन अ ईयर देते हैं, आप इतना छुट्टी ले सकते हो, अब चाहे वो आप एक साथ ले लीजिए चाहे अलग अलग ले लीजिए, लेकिन आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना होगा। तो टीसीएस थोड़ा काफी अलग है कैपजेमिनाई के ऊपर। तो मैंने सुना है कि कैपजेमिनाई कुछ जगह पहले ज्वाइनिंग दे देती है, फिर ट्रेनिंग बाद में कराती है, ऐसा कुछ होता है कि स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग होती है पहले? लाइक अभी तक जितना मैंने, मतलब मेरे पुणे में तो ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग करवाते हैं, देन उसके बाद ज्वाइनिंग रहती है, और वो जो भी आपका पे मंथली पे रहता है वो दिया जाता है। बट मेरे कोई और भी फ्रेंड्स रहे हैं जो अदर कॉलेजेस के, तो उनका ऐसा हुआ था कि उनको बेंगलोर गए थे, उनकी ट्रेनिंग हुई, देन उनको 15 डेज का उनको ब्रेक दे दिया गया था, और उसके बाद फिर उनकी ऑनबोर्डिंग की थी। तो सिटीज टू सिटी भी वेरी करती है कि कैसा क्या उनका होना है। हाँ, वो तो बिल्कुल वेरी करता है, सिटी टू सिटी बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। कंपनी में जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं, एचआर अपने हिसाब से सारी चीज़ें करता है, इस वजह से वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बाकी लैंग्वेज बैरियर के बारे में कुछ है? मतलब जैसे आप पुणे में हैं तो पुणे तो ठीक है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह या ऐसा कुछ रहता है कंपनी में? नहीं, कंपनीज में तो कुछ भी नहीं रहता है। लाइक आप अपने सीनियर से जब भी बात करेंगे तो हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंग्लिश में ही बात करते हैं, और एज सच वो पुणे के रहते हैं, मराठी हैं, तो उनको हिंदी भी आती है, तो उतना मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा कि आप हिंदी और में भी बात करते हैं, तो दे आर वेरी ओके विद दैट। बट हाँ, मैं जो साउथ में कहूंगी कि मे भी शायद बेंगलोर हाँ, सिटीज में साउथ हो में तो सकता है होगा, कि उन लोगों को वहाँ तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। हो रही होगी। और हाँ, तो आपके यहाँ जो तो नहीं है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी कितनी मतलब हेल्प करते हैं? लाइक आपको जैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लाइक आपको ऐसे किसी टीम में वर्क करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं या आपके टीम के जो लीडर हैं वो कितनी हेल्प करते हैं आपकी, या फिर टाइम देते होंगे कि आप इस समय में ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, या ऐसा कुछ भी होता होगा? तो हेल्प का ऐसा है कि आपको कोर्सेरा यूडेमी के वो कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको यहाँ यहाँ से पढ़ना है, और देन आपको अच्छा। यूज केसेस देते हैं कि आप इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए जो भी आपने ठीक है। पढ़ा है, तो वो आप अपने प्रैक्टिकली आप कोड्स वगैरह कीजिए, तो आपको हैंड्स ऑन आपकी स्किल्स होंगी। बाकी ठीक है। एक फिक्स टाइम दिया जाता है, या तो आपको 2 3 डेज और 1 वीक, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब हाँ, वो तो बहुत हर मैक्स जगह टू यही मैक्स है। आपको 7 to 10 डेज रहेगा कि आपको अपनी स्किल्स पे हैंड्स ऑन करना है। और प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि आप कभी भी स्टक हो जाते हैं देन दे विल हेल्प, बट ऑन द रेगुलर बेसिस कोई हेल्प नहीं कर सका, क्योंकि सबके पास अपने काम है, तो सही उतनी बात ज्यादा है। भी हेल्प नहीं करते, बट हाँ कर देते हैं कभी कभी। और आपको इस बार चलो, अब कैपजेमिनाई के बारे में तो काफी सारे बातें अपन ने कर ली हैं, अब अपन टीसीएस के बारे में बात करते हैं। टीसीएस का आपने ऑन कैंपस भी दिया, ऑफ कैंपस भी दिया, मैंने भी ऑफ कैंपस दिया, लेकिन मैं उसके इंटरव्यू में किसी वजह से नहीं बैठ पाया था। तो आप ये, मतलब मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है,
कि ऑन कैंपस का जो आपने इंटरव्यू दिया, ऑफ कैंपस का जो इंटरव्यू दिया, उन दोनों में कितना डिफरेंस था? सो ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस के इंटरव्यू में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट जो एग्जाम पैटर्न था उसमें हाँ, काफ़ी डिफरेंस काफी था। लाइक डिफरेंस था। इन ऑन कैंपस कोडिंग दैट वाज वेरी इजी, लाइक क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत काफ़ी सरल आए इजी थे। था। बट व्हेन एट द टाइम ऑफ कैंपस, level was very difficult. Like in my first coding question there was a matrix and we have to find out some path, it means graph हम्म। related questions. And second question, it was from the dynamic programming. So the level of the coding was very difficult, but in on campus that was a very normal problems, and we have already solved within a 10 to 15 minutes. तो एंड एप्टीट्यूड काफ, के लेवल्स में भी काफी डिफरेंस था। काफी डिफरेंस एप्टीट्यूड था। यहाँ ऑन कैंपस इजी था, बट ऑफ कैंपस में तो काफी टफ आता है। ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, सारा लेवल ही एकदम डिफरेंट हो जाता है। इंटरव्यू थोड़ा लाइक नॉर्मल ही रहता है, वो तो कोई क्वेश्चंस ज्यादा टफ भी नहीं पूछते हैं, मतलब मीडियोकर रहते हैं। क्योंकि अभी ना टीसीएस का ऑन कैंपस एनक्यूटी हो चुका है और उनका रिजल्ट आना है, तो काफी लोग अभी जो भी ये लेक्चर देखेगा तो उसको थोड़ा अपन डिटेल दे सकते हैं कि कैसे इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैंने भी यही बोला था उनको कि आप इतना ज्यादा हाई फाई मत समझिए कि आपसे बहुत ज्यादा हैवी लेवल के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। वो आपसे एक इनफ अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी के ही लेवल सवाल पूछेंगे, लाइक ऊप से हो गया, या प्रोजेक्ट में आपसे थोड़ा डीप पूछ सकते हैं। वो आपने जो बनाया है, आपके प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अपन दोनों ईसी ब्रांच से आते हैं, और मैं मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक जो प्रोजेक्ट था वो ईसी वाला ही था, मतलब मैंने आईओटी रिलेटेड ही प्रोजेक्ट एक लगाया था। तो पता नहीं वो टीआर को उसमें क्या अच्छा लग गया, तो उसने मुझ पे उसी उसी से सवाल ज्यादा करे थे। तो लाइक ऑर्डिनो क्या होता है, ईएसपी क्या होता है, उसके बाद तो वो फिर पूछते ही गया उसी के बारे में कि इनकी आईडी कैसे काम करती हैं, और आईओटी के बारे में बताओ, आईओटी एप्लीकेशंस के बारे में बताओ। उसके बाद फिर पता नहीं उसने कैसे क्या बनाया कि एकदम से मतलब सारी चीजें हटा के ये बताओ लिंक लिस्ट क्या होती है, और फिर लिंक लिस्ट को आईओटी से कैसे मैच करवाओगे या कनेक्ट करवाओगे, इस तरह के सवालों पूछने लगा। तो मैंने कहा यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसके बाद लेकिन टीआर इजी था। इसके बाद उसने खत्म करके एमआर पे एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था, वो पेन पेपर कोडिंग उनको करना रहता है। तो बेसिक सा कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, शायद टू सम का था जहां तक मुझे याद है। तो वो बनाने के बाद एमआर ने सवाल पूछे थे। तो ऐसा ही आपका हुआ होगा, कुछ डिफरेंस लगा हाँ, आपको? नहीं, मेरे में भी जब ऑन कैंपस वो पेन पेपर कोडिंग जो आपने बताया, तो हाँ मेरे हाँ से उनने पैलिंड्रोम नंबर का कोड करवाया था और हाँ। एक फिबोनाकी सीरीज का कोड हम्म। करवाया था। बाकी सब नॉर्मल है, चार क्वेश्चंस ही थे कि आपको कौन सी सिटी में आपको जाना है, क्यों जाना है, और आपने कैसे क्या प्रिपरेशंस किए हैं, कैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं कंपनी से। तो ये हाँ, नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे। यही और पूछे बाकी थे। मेरा ऑफ कैंपस में भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी मेरे से क्विक शॉट का प्रोग्राम करवाया था। सो एट दैट टाइम मुझे याद नहीं था, मैं तो भूल गई थी। तो मैं आई हैड सिंपली सेड आई विल रिकॉल इट, सो ही सेड ओके ओके नो प्रॉब्लम। देन उनने एसक्यूएल की एक क्वेरी दी थी, और बाकी हम्म। सारे वही नॉर्मल क्वेश्चंस थे, सीएस फंडामेंटल के क्वेश्चंस, ऊप्स के क्वेश्चंस, एंड द कंट्रोल नेटवर्क के क्वेश्चंस ही हम्म। थे। हाँ, तो कोई ये जो पॉडकास्ट देख रहा है तो आप सुनिए कि इतना टफ नहीं पूछा जाता टीसीएस के इंटरव्यू में। तो अगर आपका नाम आता है प्राइम या डिजिटल के इंटरव्यू देने के लिए या निंजा लेवल के इंटरव्यू देने के लिए, तो आप बेसिक प्रिपरेशन करके जाइए। आपका जो रिज्यूमे आप बना के ले जा रहे हैं, उस रिज्यूमे में आप जो लिख रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें क्या लिखा है आपने, उसी से आपके सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा। बाकी अगर और कोई टिप्स आप देना चाहें, लाइक जैसे अभी हम दोनों की ज्वाइनिंग नहीं आई है टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस के हम इनसाइड नॉलेज नहीं दे सकते कि हमको वहाँ जाके क्या करना है। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं बता सकते, वो आपको धीरे धीरे अगले पॉडकास्ट में हम बता देंगे। आई होप हमारी जब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी और कोई टिप्स आप देना चाहें टीसीएस के इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्पेशली?
वही है कि आप कोडिंग के जो बेसिक कोड्स हैं वो आप प्रैक्टिस करते ही रहिए, और मोस्टली आप पेन पेपर पे करना ज़्यादा स्टार्ट कीजिए। आपको वहाँ पर पेन पेपर पे ही करना रहेगा। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा आप उसके अप्रोच को फाइंड आउट कीजिए कि कैसे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, हम कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन दो तीन तरह से सॉल्व हो रहा है तो आपको एटलीस्ट टू जी भाई अप्रोच तो साहब। आनी ही चाहिए, क्योंकि करना वो चाहिए। पूछ सकते हैं कि आप इसकी और दूसरी अप्रोच आपके पास में कौन सी है। और बाकी वही है कि आप ज्यादा हाइट नहीं करना है कि हाँ मेरा डिजिटल और प्राइम का तो मुझे बहुत ज्यादा ही हाइट में क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा भी नहीं है। वो ऐसा नॉर्मली आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपको कितना, आपने जो लिखा है वो आपको सच में आता भी है या फिर नहीं आता है। सो नॉर्मल ही क्वेश्चंस रहेंगे। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी बन रहा है, जैसे लाइक मैंने बोला कि मेरे से तो नहीं हुआ था, तो आप सिंपली उनसे कह सकते हैं कि अभी मुझे नहीं आता है, बट मैं इंटरव्यू के बाद इस पर नॉलेज आपकी करूंगा, गेन करूंगा और मैं सीखूंगा। साथ रहते रहते मैं काम करूंगा, तो आप डायरेक्ट भी उनसे बोल सकते हैं कि मैं सॉरी, मैं इस पे वर्क करूंगा। और जैसा मेरे रिसोर्सेज आपने देखे होंगे जो इंटरव्यू वगैरह के हैं, तो क्या लगता है वो कितने ठीक हैं? मतलब आपने आपके रिसोर्सेज से पढ़ा होगा, मैंने भी अपने रिसोर्सेज से पढ़ा था। तो आपको क्या लगता है मेरे रिसोर्स ठीक हैं कि इनफ है? मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आपके तो अमेजिंग है, मैं स्टोरीज देखती हूँ, थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो वो तो जूनियर सब लाइक कर ही रहे हैं आपके रिसोर्सेज को, तो उसमें तो कोई कुछ है ही, कह ही नहीं सकते कि वो बेकार है। वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। और मेरे अभी देखिए टीसीएस का तो, अब जैसा आपने जितना जितना मुझे कैपजेमिनाई के बारे में बताया, मैं भी कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, जितना मैंने मेरे सीनियर से सुना है टीसीएस के बारे में, इन दोनों का वर्क कल्चर काफी अलग है। वो सुनने में ही लगता है। वहां पर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा, यहाँ आपको वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा मिल रही है। तो जो क्या है कि अभी कैपजेमिनाई का लगभग हर कॉलेज से ऑन कैंपस रिजल्ट आ चुका है। तो आप उन सबकी लगभग लगभग प्लेसमेंट हो गई है, तो उनको एलओआई आ गया है, काफी लोगों को एलओआई आ गया है कैपजेमिनाई का। तो जिन जिन लोगों को अभी एलओआई आया है, देखिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पर पहले ध्यान दें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सब रेडी कर लीजिए। इसके बाद आपकी डिग्री भी जल्द ही आ जाएगी, मई या जून में। डिग्री आपसे ली गई थी क्या? मतलब डिग्री तो अपनी तब आई नहीं थी, तो आपसे सेमेस्टर मार्कशीट ही ली होगी बस। सेमेस्टर मेरे पास ओनली 1 to 7 सेमेस्टर्स की मार्कशीट थी, तो वो हम्म। सबमिट करनी थी। बाकी वो आपसे एक डेज का ले लेते हैं कंफर्मेशन कि आप कितने दिन में सबमिट करेंगे। तो लाइक हम्म। हम लोगों ने 2 मंथ्स का लिया था कि 60 डेज में हम्म। हम सबमिट कर देंगे आपको। देन 60 डेज के बाद आप की डिजी लॉकर में आ जाती है, तो आप वो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये वाली मार्कशीट है, और बाकी ओरिजिनल मार्कशीट्स हम आपको और बाकी टाइम में सबमिट कर देंगे। ये सर्वे देखिए टीसीएस भी आपसे कराएगा कि आप डिग्री कितने दिन में जमा कर देंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स कब तक ऑनलाइन जमा कर देंगे, वो आपसे टीसीएस भी पूछेगा। तो ऐसा नहीं, ये चीजें तो हर कंपनी में होती हैं कि आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ता है उनको, कि कितने टाइम में आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा सबमिट। बाकी देखिए कैपजेमिनाई में जिनका हुआ है उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप अपनी निजी चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जहां तक मुझे सुनने में लग रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर भी काफी ध्यान दे पाएंगे। यहाँ थोड़ा, अब जैसे देखिए आप अगर 12 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, उसके बाद अगर वर्क फ्रॉम होम आपको मिल रहा है, तो आप अपने दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं। काफी लोग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में ही स्विचिंग की तैयारी कर लेते हैं कि मैं पहले से ही स्विचिंग करूंगा। बाकी मेरा एक और सवाल है, जैसे आप अपने सीनियर से मिले होंगे, तो मतलब स्विचिंग का कितना चांस रहता है? लाइक लोग कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं किसी कंपनी में स्विचिंग को लेकर? आपको कुछ लोग तो दिखते हो फिर? स्विचिंग का तो ऐसा है कि एटलीस्ट आपको 2 इयर्स, 1.5 to 2 इयर्स तो एक कंपनी हाँ, में रहना ही देखने चाहिए। चाहिए। तब तक कि आपको नॉलेज रहेगी कि कौन सा आपका डोमेन है, आप उसके सर्टिफिकेशंस करोगे। और जो सीनियर्स भी रहते हैं, तो स्विचिंग इज नॉट वेरी इजी। स्विचिंग के लिए भी काफी पढ़ना पड़ता है और काफी नॉलेज चाहिए आपको दूसरी कंपनी में स्विच करने के लिए। तो यही है कि आप जिस भी डोमेन में आप वर्क कर रहे हो, आप जिस भी डोमेन में डिप्लॉयड हुए, तो पहले तो आपको सबसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टू मीडियम लैंग्वेज तक, कि आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये डोमेन है, इस पे ये स्किल्स काम करते हैं, कौन सी लाइब्रेरीज हैं और कौन से फ्रेमवर्क्स पे वर्क करते हैं, देन आप उसको स्विच कर सकते हो। और क्या कहते हैं, अब जैसे बाकी यही सब मुझे ज्यादा आपसे पूछना था।
अब जैसा आपने बता दिया कि ये कंपनी भी आपको असेसमेंट के वक्त निकाल सकती है, तो देखिए ये लगभग सारी कंपनीज करती हैं। टीसीएस ऐसा नहीं करती कि आपको असेसमेंट में बाहर कर देगी, लेकिन बाकी सारी कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो आपका असेसमेंट लेती है और आपको 2 से 3 चांस देती है। चाहे आप 9 LPA वाले पैकेज पर जाइए, चाहे 21 LPA वाले पे जाइए जो अभी आया हुआ है, ठीक है, वो हमारे लिए भी आया है तो हम भी उसको देंगे। तो देखिए वो चाहे आप 21 LPA वाला भी लेकर बैठे हो, चाहे 3.5 LPA वाला भी लेकर बैठे हो, आपका असेसमेंट होगा, लेकिन आपकी ट्रेनिंग अलग अलग होगी। ठीक है ना, आपके पैकेज के हिसाब से वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी और उसी हिसाब से आपके असेसमेंट होंगे। अगर आप 3 या 2 अटेम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 9 LPA से 3.5 LPA पे डाल देंगे, यहाँ ऐसा नहीं होता, वो कंपनी डायरेक्ट बाहर ही करती है। ठीक है। और इसी तरह से आप जैसे इनने कैपजेमिनाई के बारे में बताया, ऐसी बाकी कंपनीज भी करती हैं, तो आप प्लीज थोड़ा रेडी रहिए। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा किस्मत के भरोसे प्लेसमेंट हो गया है तो अब उसको मेहनत करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर भी अपना काम चलवा लेंगे। तो आप पहले से थोड़ा रेडी रहकर जाइए। बाकी अभी आप जैसे वो कंपनी परमिशन देती नहीं है, लेकिन आप अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से बता सकते हैं कि कंपनी ने आपको कितने दिनों में प्रोजेक्ट दे दिया था। मेरा ऐसा था कि मेरा अभी डेटा इंजीनियरिंग डोमेन है। तो हम्म। उसमें ETL टूल की हेल्प से हम वर्क करते हैं कि कैसे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हम उनको कैसे, मतलब बैंकिंग सर्विसेज मेरा मेन BU हाँ रहता है। हाँ हाँ तो हाँ। बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम कैसे क्या हम्म डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे देते हैं बैंक्स में, और हम्म। कैसे उन पे वर्क होता है, तो वो सब हमारा काम रहता है। तो डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में मोस्टली पाइथन, नमपाई लैंग्वेज, SQL, इनके ही हेल्प से प्रोजेक्ट्स में वर्क होता है। हाँ मतलब प्रोजेक्ट आपको जल्दी मिल गया, अच्छी बात है ये, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो फ्रेशर सबसे ज्यादा वो हो जाते हैं कि यार हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल हाँ। रहा तो हमारा क्या होगा, तो फ्रेशर सबसे ज्यादा पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। बाकी एक सवाल और था मेरा, रिज्यूमे कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके हिसाब से किसी भी कंपनी में जाने के लिए या किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के लिए? रेज्यूमे में आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, विदाउट हम्म। एनी फॉल्स इंफॉर्मेशंस। हाँ। 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके, एजुकेशन, बैकग्राउंड, स्किल सेट। ये तीन हम्म चार चीजें आपकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स है और ये डिस्क्रिप्शंस है। उसके हम्म। बाद आप अपना सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो भी रेज्यूमे में लिख रहे हो, तो आपको उसकी पूरी 100% नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि आपने अगर ये प्रोजेक्ट लिखा है तो आपने इस पे कितना काम किया है, और वो आपसे अगर कोई भी मैनेजर, तो आप उसके आंसर करने के लिए एबल रहे। यही मैंने बोला है, देखिए आप रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। अभी जैसे टीसीएस का या आपका जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू होने वाला है, तो उसके लिए आप प्लीज सबसे ज्यादा अपने रिज्यूमे पर प्रिपेयर होकर चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिज्यूमे आप जो लिखेंगे वही आपसे मेनली पूछा जाएगा। बाकी और कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे मेरे जूनियर्स को, आपके जूनियर्स को, कि क्या किया जाए, लाइक अभी काफी लोगों का तो कैपजेमिनाई में हुआ है, उनको क्या करना चाहिए आप इस टाइम में, लाइक LOI और ऑफर लेटर जितना अभी जैसे उनके पास एक पूरा सेमेस्टर है, तो उस सेमेस्टर में वो क्या कर सकते हैं? अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर द प्लेसमेंट्स। और प्रिपरेशन का ऐसा है कि जो अब आपके पास टाइम है तो उसको वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए, क्वेश्चंस करते रहिए, और कोई भी न्यू स्किल्स पे आप वर्क कर सकते हैं। जेन AI काफ़ी आजकल चल रही है, और कंपनीज में भी जेन AI का काफ़ी रोल प्ले है। अगर आपको जेन AI आता है तो आपको प्रोजेक्ट्स लेने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस रहती है। सो आई विल सजेस्ट कि आप जेन AI का कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर यूडीमी वगैरह पे काफ़ी फ्री कोर्सेज हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द प्लेसमेंट्स, तो कोई डिमोटिवेशन की बात नहीं है, काफ़ी कंपनीज अभी आनी है। ऑफ कैंपस भी काफ़ी जनवरी फरवरी में आती है। सो प्रिपरेशन करते रहिए, सबका प्लेसमेंट हो ही जाएगा।
वही मैं यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा वो रख सकते हैं, सब्र रख सकते हैं, आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको, अब काफी लोग पैनिक बहुत ज्यादा करते हैं, मुझे भी काफी लोगों के मैसेज आते हैं भैया मेरा कहीं नहीं हो रहा। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ, देखिए कहीं नहीं हो रहा वो आप अभी नहीं बता सकते, ठीक है ना। अभी आपका मेन ईयर तो 2026 है, जिसमें सारी कंपनीज जो ऑफ कैंपस है वो आएंगी। तो आप अभी से ये हाँ। बोल दे रहे हो कि मेरा नहीं हो रहा, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। आप इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये आज हम अपना पहला पॉडकास्ट किए इसके बारे में। अब जिसको मेरे से कुछ भी सवाल पूछना है या दीदी से कोई सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं उनसे आपके जवाब दिलवा दूंगा, आप उस बात की टेंशन ना लें, ठीक है। बाकी तो सब सही है, सेट है, बढ़िया। देखिए जिस जिसका कैपजेमिनाई में हुआ है, आपने सुन लिया होगा कि कितना ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं आपको। और जिस जिसका टीसीएस में होने वाला है, उसका भी सुन लिया कि आपको क्या क्या फायदे नहीं मिल रहे कैपजेमिनाई जैसे। तो ऐसे ही आप बने रहिए, हम अगला पॉडकास्ट भी ऐसे ही किसी अपने मित्रगण के साथ हो या अपने किसी कलीग के साथ मैं ट्राई करूंगा कि आप और सीनियर को जो है उनको लाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि और अच्छे से पता चल सके। हाँ, मेरा एक सवाल और था कि लोग ना एप्टीट्यूड पर ध्यान नहीं देते। ये सवाल मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए है कि एप्टीट्यूड पर वो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। तो आपको क्या लगता है एप्टीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है? एप्टीट्यूड तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में फर्स्ट राउंड जो है वो एप्टीट्यूड ही रहता है। तो हाँ, अगर आप एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू कोडिंग वगैरह का चांस ही नहीं मिलेगा। चांस ही नहीं तो मिलेगा। एप्टीट्यूड रीजनिंग इस पे तो आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही वर्क करना चाहिए। लाइक बहुत ज्यादा भी नहीं, बट एटलीस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए कि आपका एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट आप अपना क्लियर कर सकें। क्योंकि ऑन कैंपस कोडिंग, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा लेवल की हार्डनेस आती है एप्टीट्यूड नहीं रीजनिंग आती, में। तो बिल्कुल बेसिक नहीं। बेसिक पे आप करें तो आपका निकल सकता है। तो एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैं आपसे भी यही बोलते आ रहा हूँ जो अभी सेकंड थर्ड या फर्स्ट ईयर में है, अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना है तो आपको 1 घंटा अपना एप्टीट्यूड को ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। उससे आपका बहुत हेल्प होगा। बाकी सारी चीज़ें तो आप साथ साथ में कर भी सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। और फोर्थ ईयर में आके फिर वो मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया मुझे एप्टीट्यूड नहीं आता। मैं फिर क्या बोलूँ, क्योंकि अब मैं इतनी जल्दी कुछ कर भी नहीं सकता। मैं बोल देता हूँ कि आप इन पीडीएफ में ट्राई कर सकते हो, लेकिन अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप उन्हें सीख सको। लाइक अगर आप सीखने का टाइम गवा देते हैं सारी चीज़ों का, आप बहुत सारी फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ईयर। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो ठीक है, आपने एंजॉय किया, आप कॉलेज घूमा, ठीक है, लेकिन वो चीजें आप सेकंड और थर्ड ईयर में भी फॉलो करते हैं और फिर आप बाद में आके फोर्थ ईयर में रिग्रेट करते हैं, तो ये आपकी गलती है। इसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। तो इसी के साथ हम आज का पहला पॉडकास्ट हमारा एंड करते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे पॉडकास्ट लाते रहूँगा। आपके जो भी सवाल हैं आप मेरे से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी पूछना चाहें, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और दीदी से भी जो सवाल आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करवाऊंगा, खुद भी रिप्लाई दूंगा जो भी बनेगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोडिंग करते रहिए। गुड बाय।